हेलो बच्चों। इकोनॉमिक्स में अगर आपको ध्यान हो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। हमारी दो बुक हैं, एक हमारा स्टैट्स की बुक है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, जिसमें से हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड कर चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर चुके हैं, एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे forms of market and market equilibrium under perfect competition and effect of shifts in demand and supply पर। तो ये दो मार्केट के चैप्टर करने के बाद हमारे जो चैप्टर रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर देंगे स्टैट्स की। तो सबसे पहले आज हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 233। देखिए बच्चों, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको क्या क्या कंसेप्ट करने हैं, कंसेप्ट ऑफ मार्केट एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितनी तरह के होते हैं, और फिर इनको डिफरेंस देखना इन सब में। अब मुझे एक बात बताइए, मार्केट का आप सबके दिमाग में क्या आ रहा होगा? बाजार। आप तो यही सोच रहे होंगे मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार, कि हम बाजार में गए, हमने शॉपिंग करी, यही सब होता होगा। बट अगर मैं एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, या कोई और उनसे पूछे, तो वो बच्चा एक्चुअली बता पाएगा कि व्हाट इज मार्केट। मार्केट इज नॉट द प्लेस वेयर यू गो एंड शॉप द थिंग्स। मानते हैं वो भी मार्केट का पार्ट है, बट एक्चुअली में मार्केट वो एक प्लेस नहीं है जहाँ पे हम जाके शॉपिंग करते हैं। मार्केट एक तरह की प्रोसेस होती है। मार्केट एक तरह की क्या होती है? प्रोसेस होती है, अरेंजमेंट होती हैं, जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है सेल एंड परचेज की। मार्केट सिर्फ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, मार्केट एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। मार्केट एक क्या है? प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो आपको अलाउ करती है, अरेंज करती है क्या? फैसिलिटी, जिससे आप बायर एंड सेलर से भी मिल सकते हो। आप ऑनलाइन भी चीज़ें करते हैं, वो भी मार्केट है। तो मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जगह से नहीं है। आप टेलीफोन पे किसी के थ्रू, या आप ईमेल के थ्रू, या आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके करोगे। मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट सिर्फ एक प्रोसेस है जो आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट में आ सके। फिर से ध्यान रखिए, मार्केट एक प्रोसेस है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? फैसिलिटी, जिससे बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं। किस लिए? फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे सिर्फ वही मार्केट है। आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारे किसका पार्ट है? मार्केट का ही पार्ट है। In the light of this definition, the size of market is not to be viewed as the size of geographical area। तो हमने समझ लिया ना कि मार्केट का मतलब जियोग्राफिकल एरिया से नहीं है। मार्केट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वैल्यू से, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं, वो चाहे आप कैसे भी कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, किसी प्लेस पे जाना ज़रूरी नहीं है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हमारी इकोनॉमी में अलग अलग तरह की मार्केट पाई जाती हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं। थोड़ा सा इनका मीनिंग बता देती हूँ, फिर आज हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन नाम से क्लियर है, जहाँ पे पूरी तरह से कंपटीशन है, जहाँ पे आपके गुड्स में इतना सा भी फर्क नहीं होगा, इतना सा भी। उनका रंग, रूप, देखना, क्वालिटी, हर चीज़ सेम होएगी। तो इस केस में आपको प्राइस भी क्या रखने पड़ेंगे? सेम। परफेक्ट कंपटीशन में आपको प्राइस भी क्या रखने पड़ेंगे? सेम। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? शुगर, व्हीट। भाई जिसका रंग, रूप, हर चीज़ सेम होती है और कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो क्या होती है? आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। और इसको खरीदने वाले भी बहुत सारे और बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। मोनोपोली मार्केट, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। पोली का मतलब अधिकार। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जिसपे सिर्फ एक का अधिकार होता है, जिसपे सिर्फ एक का अधिकार होता है। जैसे रेलवे है, गवर्नमेंट के अंडर है सिर्फ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो भी रेलवे के अंदर है, तो वो मोनोपोली का एग्जाम्पल है। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को स्टडी करेंगे। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, आप इसका सीधा मीनिंग पढ़िए। परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स।
आपको इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों ही लार्ज होते हैं एंड दे आर सेलिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट, नो डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब मानो एक ये इंडस्ट्री है पूरी बड़ी, ठीक है, फर्म हो गई है छोटे छोटे हिस्से एक एरिया में जहाँ पे अंडर वो काम कर रहे हैं। अब इनके पास सबके पास सेम प्रोडक्ट है, ना ये अपना प्राइस डिसाइड कर सकता है ना ये, तो इन सब का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? इस इंडस्ट्री के द्वारा। ये जो पूरी इंडस्ट्री है मिल के करेगी। और वो कैसे करेगी? वो बायर्स और सेलर को ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड होगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? ये एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पे बेचने वाले भी ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, और वो सेम तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, और यहाँ पे फर्म का प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो प्रॉपर डेफिनेशन आपकी क्या रही? परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट where the large number of buyers and seller of a commodity are selling the homogeneous product and there is no control over the price by the individual firm। कोई एक सिंगल फर्म प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। हो गया मीनिंग क्लियर? फीचर्स पे आते हैं हम। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी इंसान की क्या फीचर्स हैं, तो अब परफेक्ट कंपटीशन के हम फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें क्या कहा? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी। बायर्स बहुत ज़्यादा है पर छोटे छोटे बायर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे खरीदी जा रही हैं। द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज दैट डिमांड बाय एन इंडिविजुअल बायर्स रिमेन्स ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द मार्केट। नंबर ऑफ बायर्स इतने ज़्यादा हैं। अब चीनी है, पूरी दुनिया में सबको खरीदनी है। अगर एक बंदे ने थोड़ी चीनी कम या ज़्यादा कर दी लेनी, तो इससे हमारी मार्केट की डिमांड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक बंदा अगर लेना खरीदना बंद कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बंदा और ऐड हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ बायर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी इंडिविजुअल बायर के मार्केट में रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई इंडिविजुअल सप्लायर भी अगर छोड़ के चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बायर रहे, सप्लायर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे मार्केट में से बायर चला जाए, चाहे सप्लायर चला जाए, मार्केट अपना चलती रहेगी, जरा सा भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। किसी एक इंडिविजुअल बायर की डिमांड में चेंज होने से प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह कोई भी इंडिविजुअल सप्लायर है, अगर वो मार्केट से निकलने की कोशिश करेगा तो भी प्राइस में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो फर्म, आपको इस पॉइंट में क्या बात ध्यान रखनी है? एक तो इसमें जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, देखो स्ट्रेट लाइन, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आप कितनी भी क्वांटिटी ले लो, आपका प्राइस क्या रहेगा? फिक्स्ड, क्योंकि आपका प्राइस किसने डिसाइड करा है? इंडस्ट्री ने, मार्केट ने, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। और इसमें आप क्या लिखोगे? नॉट इवन ए सिंगल इंडिविजुअल बायर और अ सेलर कैन इफेक्ट द मार्केट। ठीक है, फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ये 3-4 बातें आपको इसमें याद रखनी है। इसमें डिमांड कर्व जो आपका होता है वो कैसा होता है? हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन होता है। तो 3-4 बातें इस पॉइंट में क्या ध्यान रखनी है आपने, कि जो एक बायर, नंबर ऑफ बायर्स हैं, उनमें से कोई एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर है जो भी है, वो इफेक्ट नहीं कर, जैसे इंडिविजुअल बायर की बात हो रही है, इंडिविजुअल सेलर की बात हो रही है, कि वो मार्केट के प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकते। और जो हमारा मार्केट का प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन होती है अगर हम इसको ग्राफ में दर्शाएं। और यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर है, यानी कि फर्म को उस प्राइस पे अपने गुड्स को बेचना होगा जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है, ना कि प्राइस मेकर। वो प्राइस को बना नहीं सकती। फर्म उसी प्राइस पे चीज़ों को बेचेगी जो मार्केट में अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग प्राइस पे। उसके बाद क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या कहा है? जब जो आप मार्केट में बेच रहे हो सब आइडेंटिकल, यानी कि सेम है, चाहे उसका साइज़ है, शेप है, कलर है, वेट है, हर चीज़ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है? कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसकी हम एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच सकते हैं। पर यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें इसकी एडवर्टीजमेंट, कभी आपने गेहूँ चावल की एडवर्टीजमेंट होती हुई देखी है? नहीं देखी ना। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे बायर और सेलर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट उनके पास होते हैं। एक शॉप पे से नहीं लेना, दूसरे से ले ले, मतलब कहीं से भी वो ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, तो फर्म का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, ना तो फुल और ना ही पार्शियल, मतलब थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है प्राइस में या जिस चीज़ में भी, वो firm shifts its buyer to other firms in the market. In a situation when product of different firms in the industry are perfect substitute, तो एडवर्टीजमेंट की मैंने आपको बताया कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट में। होमोजीनियस प्रोडक्ट में एक तो आप ये बताएंगे कि आइडेंटिकल होता है, उसका शेप, साइज, कलर, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर आप बताओगे कि फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती। सेलिंग कॉस्ट का मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इतने बड़े बड़े पॉइंट याद करने के नहीं होते बेटा, ये समझने के होते हैं। फिर इसमें से मेन जो बात कही गई है वो अपने पॉइंट्स आपको निकाल के उसमें लिखने हैं। परफेक्ट नॉलेज तो आपको होएगी, कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी है, डिफरेंस थोड़ी है, हर दुकान पे हर जगह सेम मिल रहा है, तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई आपसे अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, जो मार्केट में प्राइस है वो वही ले सकते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट का। तो कोई ज़्यादा प्राइस में आप बेच के अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता। 2 पॉइंट आगे आएंगे, ध्यान रखना, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है प्रोडक्ट तो सेम है, लाइक मानो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में कॉलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, प्रोडक्ट डिफरेंस है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस हमारा पाया जाता है, तो वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है जो इस मार्केट में नहीं होता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करना डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट लोकेशन पे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मानो मॉडल टाउन की मार्केट में वो चीज़ महंगी मिल रही है, हमारी मार्केट में सस्ती मिल रही है, प्लेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है और कस्टमर का भी। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कह रहे हैं इस मार्केट में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड की टेंशन नहीं है। शॉर्ट पीरियड देखो, फ्रीडम ऑफ एंट्री, इन्होंने कहा शॉर्ट पीरियड में तो क्या होता है, बहुत कम पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड, यानी कि लेस देन 1 ईयर। इतनी जल्दी ना तो कोई फर्म छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को फर्म छोड़नी है तो उसको अपनी फाइलिंग वगैरह करवानी, पूरा बिजनेस बंद करना 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। और शॉर्ट पीरियड में ना तो कोई फर्म ज्वाइन कर सकती है। तो जो भी है एंट्री और एग्जिट किस में अलाउड है, लॉन्ग पीरियड में। बिकॉज ऑफ एंट्री और एग्जिट लॉन्ग पीरियड में है, तो फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स का बन करती है लॉन्ग पीरियड में, जब टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट। ये रिवेन्यू कॉस्ट क्या है, जब हम चैप्टर करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इन केस एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट आर अर्न, न्यू फर्म्स विल ज्वाइन। देखो इस केस में ना सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों, अगर मानो फर्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो दूसरे लोग आकर्षित होकर अपना बिजनेस खोलेंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई से फिर प्राइस कम होके क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस मार्केट में वो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे। अगर लॉस हो रहे हैं तो लोग फर्म छोड़ के चले जाएंगे, वो फर्म छोड़ के चले जाएंगे तो जिनकी सप्लाई बाकियों की रुकी हुई है उनकी हो जाएगी। तो हर केस में आप क्या ही कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज आप नहीं करवाएंगे लॉन्ग पीरियड में। बट शॉर्ट पीरियड में आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। उसके बाद क्या, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे कोई आगे जाके एक वर्ड आएगा कार्टल्स, कि डिफरेंट फर्म्स को ना आपस में एग्रीमेंट बनाने होते हैं प्राइस को सेटअप करने के लिए, पर यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इनको प्राइस सेटअप नहीं करना, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कार्टल नहीं बनाया जाता। परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हर रिसोर्स हर जगह बेस्ट प्राइस पे यानी कि सेम प्राइस पे अवेलेबल है। कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ कहीं पे अच्छी और सस्ती लगती है, आप स्पेशल जाते हैं, माने दिल्ली गए कुछ खरीदने, पर सेम चीज़ आपको आपके घर के साथ मिल रही है तो आप दिल्ली थोड़ी जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमारे 3 कंक्लूजन क्या निकल के आए हैं, देखिए। पहला ये कह रहे हैं फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर है, नॉट अ प्राइस मेकर। फर्म प्राइस टेकर क्यों है, क्योंकि फर्म प्राइस लेती है ना कि प्राइस बनाती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं जो कि आप पढ़ के आए हैं। और तीसरा रीज़न क्या है, परफेक्ट नॉलेज। फिर उन्होंने कहा जो डिमांड कर्व होती है वो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, 0 प्राइस कंट्रोल होता है मार्केट में। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि लॉन्ग रन में सिर्फ क्या करवाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट। ये सब आप पढ़ के आए हैं तो इसके अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पिछला ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 3 मेन हेडिंग्स आप जरूर कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो दूसरी फर्म आके फटाफट बिजनेस में आ जाएंगी, तो प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा। लॉस हुआ तो फर्म निकल जाएंगी, तो और जो फर्म रहती है उनका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली मैंने आपको क्या कहा था, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बेचने वाला क्या होता है, एक ही है और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया था कि रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे सबसे ज़्यादा आप कहेंगे अगर आप बात करते हैं एयर सर्विसेज की, एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट, तो एयर और वाटर में भी इतना लगेज नहीं जा सकता, इतना सामान नहीं जा सकता, इतने लोग एक साथ नहीं जा सकते जितने रेलवे में जा सकते हैं। तो रेलवे का मतलब क्या होता है, एक मोनोपोली सेक्टर जो किसी एक के ही अधिकार में है। तो यहाँ पे प्राइस भी इसी सेक्टर के द्वारा सेट किया जाता है। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, बेचने वाला एक है बट खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पेटेंट राइट होते हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल होता है, तो कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने आपको बता दिया रेलवे जितना सामान कोई भी लेके नहीं जा सकता। उसके बाद क्या है आपका फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ऑब्वियसली बात है, जब एक ही, आप खुद सोचो कोई चीज़ सिर्फ आपके हाथों में है तो आपका प्राइस भी आप डिसाइड करोगे, और कोई चीज़ आपके हाथों में है तो आपकी मर्जी है ना किससे कितना प्राइस लो। आप किसी पर्सन से ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे, किसी से कम, सेम गुड का। तो मोनोपोली एक मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो लीगली मार्केट होती है। दैट मीन्स बैरियर होते हैं, कोई भी आपकी मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, आपका प्राइस पे पूरा कंट्रोल है और आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। मोनोपोली मार्केट में बस ये इसमें आप बस ये ध्यान रखिए कि जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, चेंज होता है। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली क्या है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप प्रयोग करता है प्राइस और क्वांटिटी में। मोनोपोलिस्ट अपने प्राइस को जैसे चाहे वैसे फिक्स कर सकता है, जैसे ही वो प्राइस करेगा तो सेल थोड़ी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका डायग्राम और इसमें आपको ये चीज़ करनी है। तो इसमें देखिए, इसके बाद आपका मोनोपोलिस्टिक है जो आज नहीं करेंगे, हम यहाँ तक करेंगे। इन्होंने कहा हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अलाइड। मोनोपोली का मतलब क्या, एक तो आपके पास गवर्नमेंट लाइसेंस है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जैसे रेलवे। पेटेंट राइट सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिए जाते हैं कि कोई उस जैसी शेप, डिज़ाइन जैसी प्रोडक्ट चीज़ को नहीं ला सकता, आपकी परमिशन के बिना कोई ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकता। यहाँ पे कार्टेल, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फर्म्स क्या करती हैं, एक देखो मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन है, कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, 7-8 जने मिलके ग्रुप में आ गए, इकट्ठे मिलके उस काम को कर रहे हैं, तो वो आपस में कार्टेल बना रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट बनाया जा रहा है ताकि आपस में कॉम्पिटिशन ना रहे। नेचुरल अकरेंस, मोनोपोली कई बार अपने आप ही नेचुरल अकरेंस हो जाती है। मानो कहीं पे किसी आइलैंड पे वाटर है तो वाटर वहीं पे रहेगा, एक ही जगह पे, एक ही उसके कंट्रोल में, तो वहाँ पे वाटर का कोई कंपटीशन नहीं है। तो आज हमने क्या किया है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोपोलिस्टिक और अपना ओलिगोपोली मार्केट करेंगे। थैंक यू।